समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के सूबाई सदर और मेंबर असेंबली इस वक्त हमारे साथ हैं अबू आसिम आज़मी साहब। अक्सर इनके बयानात जो हैं आप सुनते रहे होंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे जो असेंबली इंतखाबात है महाराष्ट्र की, उसकी तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से समाजवादी पार्टी यहाँ पर तैयार है। क्या कहेंगे साहब, कितनी तैयारी है? भाई साहब, मैं तो 12 महीने तैयार रहता हूँ। हाँ। मेरी कंस्टिट्यूंसी है, मैं हर रोज़ अल्टरनेट डे दिन भर आके यहाँ गली गली घूमता हूँ। यहाँ कोई मुझे आसिम साहब नहीं कहता, आसिम भाई कैसे हो आसिम भाई, मतलब सबसे बड़े ताल्लुकात। आप छोटे से छोटा बच्चा जो बोलना सीख गया ना, वो अबू आसिम को पहचानता है। तो यही हालत हमारी भिवंडी में 2 सीटों पर है, एक एक बच्चा जानता है हम लोगों को। अब उसके बाद रह गया 2 सीटों हमारी जो है, एक मालेगांव, एक धुलिया। वहाँ के दोनों उम्मीदवार बहुत मजबूत हैं, मेल लड़ रहे हैं। तो ये हम लोग 12 महीने से काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं इलेक्शन आया तो हम कुछ तैयारी करें, वो जो बरसाती मेढक की तरह निकले, टर करना शुरू किए। लगातार मैदान में रहते हैं 100% हमारा होता है। और सुनिए, MLA रहें या न रहें, लोगों की प्रॉब्लम को सुनना मेरी फितरत है। यही नहीं, मुझे अभी एक ने फ़ोन किया अकोला से, आसिम भाई मेरी 2 ही गाड़ी थी फ्रूट की, पुलिस वाला पकड़ लिया, थाने में ले गया। तो बोला तू क्या बात में थाने में, पुलिस वाला बोले आसिम भाई सामने तरह बोल दीजिए ना। तो उसने फ़ोन पकड़ा दिया, अरे आसिम साहब आप है साहब, आप बम्बई में था ना, मैं आप पहचानता हूँ आपको, सर छोड़ देता हूँ। सरकार तो आपकी नहीं है, सरकार तो जो है यहाँ शिवसेना की, और आप उसके मतलब जो है हलीफ भी नहीं है। नहीं देखिए, ऐसा है ना कि इंसानी दुख होती है। मेरा पुलिस वालों से मिलना, लोगों से बातचीत करना, देखिए हमें सिखाया गया है कि सबसे बड़ी चीज़ अखलाक है। अच्छा, वो जो चाहे करें, लेकिन हम उनसे कहते हैं ना, देने को तो दे सकता था मैं भी गाली, मुझको मेरी तहजीब मगर इजाज़त नहीं देती। आप कह रहे हैं कि भाई आपका अखलाक जो है वही आपकी पहचान है, मगर आपकी जो पहचान है देश भर में, और जो शिवसेना कहती है या जो आपकी मुखालिफ पार्टियां कहती हैं, वो बहुत कट्टर आदमी है आप तो। अरे वो तो ऐसा है ना कि ये तो चाहते हैं कि मुसलमान इस देश से चला ही जाए। इनको हम फुटी आँख नहीं भाते। ये लोग जो है, अब हम जो है सपोर्ट करते हैं इनको, लेकिन जिनको हम सपोर्ट करते हैं वो मैं नाम नहीं लेके कुछ आपस में कुछ मैं वो दूरी नहीं पैदा कर रहा जाता नहीं का, लेकिन असलियत ये है कि हमारे इश्यूज़ पे कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई नहीं तैयार है। हम आपको वोट दे रहे हैं, हम आपकी जिंदाबाद कर रहे हैं कि भाई हम फ़िरका परस्त पार्टी, जो लोग इस देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप मेरे साथ नहीं खड़े हो। ये मुझे दुख है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि आपका इशारा, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा शायद आपका कांग्रेस की तरफ है। वो आपको ये दर्द है, ये दुख है कि वो आपके इश्यूज़ नहीं उठाती, मगर अगर AIMIM इश्यूज़ उठाती है, बड़ी रैली निकालती है, तो उसको बीजेपी की भी पार्टी बता दिया जाता है। मुझे बताइए ना कि बांद्रा में एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करना और 1500 वोट लेना, क्या मतलब? उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट खड़ा करना, 200, 500, 1000, 2000 वोट लेना, क्या मतलब? हम कबड्डी खेलते हैं ना, हम लकीर पकड़ने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं, और हमारी सांस टूट गई। वही हालत, हम जीतते 400, 1000, 2000, 3000 वोट ले लिया लोगों ने। भाई जीतना है तो जरूर लड़िए, हम चलाने, मैं उनकी बात नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जो लोग भी इलेक्शन लड़ते हैं जीतने के लिए लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और वोट लेने के लिए और अपना नाम कि मैं इलेक्शन लड़ा दर्ज कराने के नहीं। मेरे पास क्या आदमी आया, अरे साहब बहुत मजबूत आदमी है, ये इलेक्शन लड़ा था। कहाँ से? ये धुलिया से इलेक्शन लड़ा था पार्लियामेंट का। कितना वोट मिला? 3000। अरे पार्लियामेंट 3000 मिला, बड़ी तारीफ तो कर रहा है। ये ऐसे लोग जो है ना, ये इनको अगर कोई कहे कि बी टीम है या आउट कटुआ है, मुझे लगता है कि बिल्कुल ये सही बात। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है ना, एक ऐसी पार्टी है जो हर धर्म को लेकर चलती है, और उत्तर प्रदेश जहाँ जड़ें हैं फ़िरका परस्ती की, बवाल उठ रहे हैं फ़िरका परस्ती के, वहीं से उठ रहे हैं। आपका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, और आप कह रहे हैं कि वो जड़ है फ़िरका परस्ती की, मोहब्बत का गहवारा भी वहीं से जो है फूटता है। अरे भाई, वो लखनऊ शहर कितना ज़बरदस्त है, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया ना। अब क्या है कि अब जिनका राजकाज है ना, ये लोग तो जो है ना, उर्दू को, जो उर्दू कहते हैं, उर्दू में मोहब्बत है, उर्दू में शराफत है। मैं क्यों ना बोलूँ उर्दू मेरी इज़्ज़त है, लेकिन वो उर्दू कहते हैं कि आतंकवादियों की ज़बान है। जब ऐसे लोग वहाँ आ गए हैं तो फिर कहाँ रहा मोहब्बत का गहवारा? अभी आपने कहा कि एक पार्टी है AIMIM, आपने उसको वोट कटवा का नाम दिया। आपने कहा मेरी हैसियत नहीं, देखिए वो रिकॉर्ड है। मेरा सवाल ये है कि देखिए AIMIM के सदर जो है वो ये कह रहे हैं कि हम हरियाणा जाकर के नहीं लड़े, फिर भी जो है वो मतलब जो क्यों हार गई कांग्रेस? नहीं ठीक है, वो जाने दीजिए, बात नहीं हरे, लेकिन मुंबई में बांद्रा में क्यों लड़े? जब आइन हक देता है उनको, चुनाव आयोग की तरफ से उनको परमिशन है। खूब लड़ो, बर्बाद कर दो, कौन मना करता है भाई? लड़िए, कौन मना कर रहा है? खूब लड़िए। मैं भी तो हूँ, मैं अक्सर मैं नहीं, अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अलायंस होगा तो ठीक है, नहीं तो हम इतनी सीटें नहीं लड़ेंगे जो। और दूसरी बात ना कि बहुत मोअज़्ज़ज़ घराने के हैं, बहुत नाम है, पढ़े लिखे इंसान हैं। अरे भाई, जहाँ पार्टी खड़ी हुई है,
वहीं लड़िए ना, पूरा पूरा प्रदेश कब्जा करिए ना। अब 2 प्रदेश हो गए वहाँ पर, वो कब्जा करिए। मैं नहीं कर रहा, मेरे दोस्त हैं वैसा नहीं कि मैं बुरी बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि ना फिर जो होता है ना ये प्रॉब्लम। अब मेरा जो वोट बैंक था उसमें उन्होंने फाड़ मार दिया। मैं भी उसी वोट बैंक पे, वो भी उसी बैंक पे। पहले मैं अकेला मालिक था, 2 मालिक हो गए, मुझे दुख तो होगा ना इस बात का। नहीं तो क्या यहाँ पर अलायंस नहीं कर सकते उनके साथ, क्योंकि उनकी तरफ से ऐसी कुछ जो है बातें आई हैं कि वो शिवसेना को चिट्ठी लिखी है कि वो MVA के जो है वो बनना चाहते हैं, महाविकास अघाड़ी का वो बनना चाहते हैं, मतलब हिस्सा। बाप रे बाप, वो तो कहते थे मुलायम सिंह यादव की धोती के नीचे देखो खाकी नेकर है, ये आज़म खान, ये तेरी माँ के साथ कोई करे तो क्या होगा। कैसी कैसी बातें हैं, कैसी बातें हैं। एक मुअज़्ज़िज़ घराने के इंसान, पढ़े लिखे के मुझसे ये ज़ेबा नहीं था। अब फिर जो आज़म भाई तकलीफ में आया, भाई देखो आज़म भाई तकलीफ में है, कोई इनको साथ नहीं दे रहा है। दोनों चीज़ें आप बोल रहे हो, मतलब ये सब राजनीतिक बातें जो है ना के लिए इस तरह की नफरत के वो नहीं होना चाहिए। आप जब कहते हैं ना, एक शेर याद नहीं आ रहा मुझे, दुश्मनी जम के करो, लेकिन ऐसे रखो कि गुंजाइश रहे, मिल के बचने वाला। इतना सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो सीट शेयरिंग हो जाए। क्या उम्मीद है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि मैंने लिखा भी था कहीं एक्स पर कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में और हरियाणा में अखिलेश की हाय लग गई, ये हाय से बचाने के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अखिलेश भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऐसी कभी बात नहीं करते किसी के दिमाग में लड़ जाए या किसी को ऐसा लग जाए कि इतना नफरती अल्फाज कभी नहीं बोलते। तो अखिलेश भाई ने कहा कि भाई आप हमसे सीट शेयर कीजिए, हरियाणा में हमको सीट दीजिए। बहुत सीट नहीं मांग रहे। देखिए क्या होता है ना कि अखिलेश भाई जाते वहाँ पे एक भाषण करते कम से कम, तो ये होता है, एक मैसेज आता है कि देखो इंडिया अलायंस मजबूत है। लेकिन क्या होगा, अभी उत्तर प्रदेश में देखिए आप, जिस कांग्रेस को जो 17 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, मैं बुराई नहीं करूँ, मेरे पार्टनर हैं तो उनके साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई आपको बताऊँ, जो 17 सीटें दी गई थी उनको, जहाँ पे वो 6 सीटें चुन कर आए, उन 17 सीटों पर अगर आप पिछले इलेक्शन में देखेंगे जो उनको वोट मिला है, वो वोट कहीं 5 लाख से आ रहे, कहीं 6 लाख से आ रहे, कहीं 4। क्यों? हरे अकेले थे, हम लोग दोनों साथ में आ गए। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हमको ही फ़ायदा हुआ उनसे, उन्हें फ़ायदा। हम 5 सीट थे, हम 37 सीट हो गए, वो 1 सीट थे, वो 6 सीट हो गए। तो अगर ये चीज़ें क्या होता है, बहुत जल्दी हो गया ना, बहुत वो वर्कर जो होता है ना, वर्कर का दिमाग ख़राब होता है। नहीं राहुल जी मत अलायंस करिएगा, हम तो घर घर जा रहे हैं, सब के सब राहुल जी जय जयकार कर रहे हैं, अरे हम जीत कर आए, हमारी सरकार अकेले बनेगी। ये लड़के बर्बाद कर देते हैं, और जो बड़े नेता लोग हैं ना, वो इस भ्रम में आ जाते हैं। देखिए मायावती जी कभी किसी से बात नहीं करते हैं। अखिलेश जी को कितना उल्टी से अखिलेश बुआ बोलते हैं उनको, कभी अखिलेश जी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। और अखिलेश जी पहली बार उनके घर में गए, मिले, और आप मानते हैं वो सीटें जो हम लोग कभी ज़िंदगी में नहीं चाहते थे कि अखिलेश भाई मायावती जी को दें, उन्होंने दे दिया। क्यों दे दिया? अलायंस कर लो ताकि फिरका परस्ती ख़त्म हो जाए। और अखिलेश जी मंच पर बैठे हैं, BSP के वर्कर भी बैठे हैं, मीटिंग चल रही है, बहन जी का पैगाम आया कि हमने अलायंस तोड़ दिया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तो अखिलेश भाई क्या कदम जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत सही है अलायंस के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अखिलेश भाई को पूरे देश में जहाँ पार्टी नहीं है ना, वहाँ भी 1-2 सीट दे देना चाहिए बुला के। अखिलेश भाई आइए, मंच पर आइए, एक मैसेज जाना चाहिए देश के अंदर कि देखो हम लोग सब एक हैं, हम पार्टी छोटी हो जाए चलेगा, लेकिन देश बड़ा है, ये पैगाम देना चाहिए। लेकिन ये काम किसका है? ये काम देखिए महाराष्ट्र में किसका है? ये कांग्रेस का है, शरद पवार साहब का है, उद्धव जी का है। हम यहाँ मांगने वाले हैं, हम देने वाले नहीं। यूपी में हम देने वाले हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर अलायंस नहीं होगा और फिर ही फिरकापरस्त पार्टी आ जाएंगे, नुकसान किसका होगा? तो देश का ऐसा कुछ जो है कि समाजवादी पार्टी को यहाँ हिस्सा नहीं बनाएंगे MVA का? नहीं बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, अगर अकलमंद होंगे जरूर बनाएंगे। तो अभी सब अगर कुछ शक है आपको? नहीं, सारे सरकमस्टांसेस देखते हुए इनको बनाना ही चाहिए, बनाना ही पड़ेगा। इनफैक्ट आप ये कह रहे हैं बनाना ही चाहिए, बनाना ही चाहिए। अच्छा ये बताइए साहब, ये जो माहौल रह करके ख़राब होने की या करने की कोशिश की जा रही है, इस पर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए चूंकि इल्ज़ाम मैंने पहले ही कहा कि आप पर भी लगते हैं कि कट्टरता का कहीं फेस आपको बनाने की दिखाने की कोशिश की जाती है, मगर जब हर रोज़ एक कम्युनिटी को किसी ना किसी मसले पर टारगेट किया जाता है और उसे ना मतलब इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि ये देश के दुश्मन है, मतलब ये है ही नहीं इस देश के, इस तरीके से पेश किया जा रहा है, मन दुखता है। और रास्ते क्या दिखते हैं आपको? सर मैं हमेशा कहता हूँ महल और झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे, ए नफ़रत वालों भारत टूट जाएगा। ये मेरा नफरती भाषण है क्या? मैं जब आप किसी ज़बरदस्ती आपने जा कर के एक मुस्लिम औसा के अंदर बेचारा अपनी फैमिली से मिलने आया था, अपनी बहन से मिलने, अपनी 2 बेटियां बीवी को लेकर आया था, बाज़ार में आया तो किसी गाड़ी से थोड़ा सा उसकी स्कूटर मोटरसाइकिल लग गई,
तो क्या गाली दिए, लांडिया और क्या क्या, उस बेचारे ने बर्दाश्त किया। मैं फैमिली के साथ हूँ, शहर से बाहर निकला थोड़ी दूर ना, इन्होंने गुस्से में आकर उसकी गाड़ी पर, उसकी स्कूटर पर चला दिया गाड़ी, और 2 लोग इंतकाल हो गए, 2 बेहोश जगह पे हो गए। क्या है ये नफरत? ये नफरत क्या? अगर मैं इस पर बोलूँ तो कट्टरपंथी है क्या? अगर मैं देखूं कि आप जो है एक बच्चे को स्कूल में खड़ा करके, एक टीचर जिसको माँ बाप की तरह से टीचर की इज्जत होती है, माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा टीचर की इज्जत किसी की टीचर की है, वो टीचर कहती है ये मुसलमान बच्चा, आओ बच्चों मारो इसको, बच्चा रो रहा है और उसको मार खिला रही है, तो मैं अगर उसके खिलाफ ज़बरदस्त अगर तक बोल दूँ, गुस्से में कुछ बोल दूँ, ये कट्टरपंथी है क्या? एक पुलिस वाला ट्रेन के डिब्बे में घुस जाए, आपके हैदराबाद के बेचारे सिख साहब डिब्बे में थे, उनको दाढ़ी नहीं थी, इनका मुलाजिम दाढ़ी वाला था, उस बेगर दाढ़ी वाले को धक्के मार के किया, दाढ़ी वाले को बाहर निकाला, गोली मारे, कहता है इस देश में रहना है तो मोदी और योगी कहना पड़ेगा। मैं उस पर गुस्से में बोलूं तो क्या कट्टरपंथी है? कैसे कट्टरपंथी है? और सुनिए ना, एक्शन के रिएक्शन हमेशा होता है। अभी आपको कोई झापड़ मारे ना, अगर आप कमज़ोर होंगे ना तो गाली देंगे, और ज़्यादा कमज़ोर होंगे तो दिल में उसके लिए बद्दुआ देंगे, और ताकत होंगे ना उसको पटक नहीं उठा के। ये बताइए रास्ते क्या है? देखिए ये तो बहुत संजीदा मसला है, बहुत गंभीर मसला है, जिस तरीके से जो है ये नफरतें बढ़ रही हैं। सियासत ठीक है चलती रहेगी, वो हार जीत होती रहेगी पार्टियों की, मगर आपको लगता है कि कुछ रास्ते तो निकालने रास्ता है। 400 पार वाले आ गए 240 पे, 400 पार अब की बार कहाँ गए? 240 पे कैसे आ गए? जब सब इंडिया अलायंस बना और देश के लोग हिंदू, मैक्सिमम हिंदू मुस्लिम एक साथ हो गए कि हम देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रचिता हुआ संविधान के टुकड़े नहीं होने देंगे, इसको टूटने नहीं देंगे, गांधी जी के वसूलों पे जो लोग जो आग लगा रहे हैं उस पर नहीं करने देंगे। इकट्ठा हुए, अभी थोड़े ही शुरू हुआ था ना, तो 400 पार वाले 240 पे आ गए। ये रास्ता है ना, आगे आओ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये देश इसकी संस्कृति सेकुलर है, ये देश हिंदू मुस्लिम की एकता वाला देश है, सब इकट्ठा होंगे। लेकिन ये झूठ बोलकर ना लोगों को बहका दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि लोगों को होश आ रहा है कि गलत हो गया है, और अब लोग हो गया, अगर सब लोग ऐसे खड़े हो गए, ये वोट बांटने वालों को थोड़ा दूर रखना चाहिए और इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि फ़िरका परस्ती ख़त्म होगी, ज़रूर होगी। आप कह रहे हैं वोट वो बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बटो मत, बटोगे तो कट जाओगे, और अगर आप बटोगे तो जो आपको बांटने वाले हैं तो वो बैठ करके जश्न मनाएंगे। और मोहन भागवत भी जो है आरएसएस के मतलब चीफ हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर आप बट गए तो मतलब नुकसान होगा, जान का खतरा है, मतलब 80% हिंदुओं को कुछ % मुसलमानों से कैसे खतरा हो गया। तो ये जो चल रहा है, वही इन बयानों का असर होता है लोगों के ऊपर, और इन बयानों का मकसद आपको क्या लगता है? क्या सिर्फ एक तरीके से सियासी रोटियां सेकना है, जो खास तौर से अभी इलेक्शन आ रहा है महाराष्ट्र का, और फिर उसके बाद झारखंड का भी है, महाराष्ट्र झारखंड का, उसके बाद दिल्ली में भी होना है, कई सारे अलग अलग असेंबली में इंतखाबात होने हैं, क्या उसको असरअंदाज करने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए सब झूठ है, झूठ कितने दिन चलेगा? आप बताइए मुझे, भारतवर्ष सोने की चिड़िया कब था? मोदी के ज़माने में था क्या? जवाहरलाल नेहरू जी तब था क्या? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। सोने की चिड़िया था मुग़लों के ज़माने में। इस देश की राजधानी अफ़गानिस्तान बर्मा तक कब थी? अभी थी क्या? उस ज़माने में थी। और जिन्होंने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया, उसके बारे में आप मेरे गैर मुस्लिम हिंदुओं के पास जा कर के उनके बारे में आप गलत बातें करोगे। जिन्होंने कितनी मंदिरें बनाई, कितने पैसे दिए, बनारस हिंदू इंस्टीट्यूट में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ लेटर आज भी लिखा हुआ है कि इस मंदिर को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, इस मंदिर को फंड दो, पैसे दो। यह हिस्ट्री है। आप जो मस्जिद तोड़ने वाले लोग हैं, जो मुसलमानों को मारने वाले लोग हैं, अपना चेहरा ना देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़ के रख दिया। आप मुसलमानों के बारे में आज जो हमारे हिंदू भाई, अच्छे हिंदू भाई हैं, इनके बारे में रोज़ाना गलतफहमी फैला रहा हो। 80-85% लोगों को कहते हो 12% 15% खतरा आपको है। ये सच्चाई है क्या? नहीं मालूम किसी को? ये चीज़ें कह रही है बटोगे तो कटोगे। अरे किसको बांट रहे हो तुम तो अपने आप को इकट्ठा कर रहे हो और मुसलमानों को बांट रहे हो। आप कह रहे हैं कि जो है देश के अंदर जो डिप्रेस मुस्लिम्स हैं उनके बारे में आप उनकी अलग बात करते हो। आपने एक बिल लाया 3 तलाक का, उसमें मर्दों औरतों को अलग कर दिया आपने। आप दुश्मन हो गए। अगर आप कोई मर्द तलाक देगा, उस औरत को अगर आप जो है फ़ंड देते, उसको फंडिंग करते, उसको रहने और खाने का बंदोबस्त करते, ज़िंदगी बसर करने के लिए सरकार की तरफ से फ़ंड आता, तो मैं तालियां बजाता। आपने क्या किया? तलाक देंगे तो आदमी को जेल में भेज देंगे, औरत जो रहेगी सास ससुर घर में रखेंगे नहीं, उसको बेचारी लावारिस हो जाएगी। और 3 साल के बाद वो शौहर जिसने 3 तलाक दिया था, वापस आने के बाद कहेगा भैया गलती किया था, अब तुमको 1-1 महीने में 3 तलाक देता हूँ। क्या है ये? मतलब बांट रहे हैं। ये यहाँ पर सूफ़ी मुस्लिम दूसरे मुस्लिम के नाम बांट रहे हैं। यहाँ पर एक ही वो है, वक्फ बोर्ड एक है। आप यहाँ कहते हैं कि आगा खानी वो बनना चाहिए,
ये अपना वक्फ बोर्ड बनना चाहिए, शिया वक्फ बोर्ड होना चाहिए, अलग वक्फ बोर्ड है, बांट आप रहे हो ना, आप ही मुसलमानों को बांट कह रहे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर 2 गैर मुस्लिम भी होंगे, कुछ ऐसा सिस्टम ला रहे हैं वो, तो वो वक्फ बोर्ड का जो बिल है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, उसको लेकर के भी बहुत सारा मतलब जो है वो तनाज़ा हुआ, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? 200 साल तक अंग्रेज़ रहा जिसने इसके ऊपर कुछ हाथ नहीं रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू महाराज, इन लोगों ने कितनी ज़मीनें स्कूल के लिए, अपना जो है बच्चों के हॉस्टल के लिए, बहुत सारे मुसलमानों के जो है मज़ारों के लिए उन्होंने 700 एकड़ ज़मीनें दिया है। वक्त में आज भी वो शामिल है। तो वापस लेना चाहते हैं उसको? वो ये लेना चाहते हैं। देखिए ये भूमाफिया हैं, इनकी नज़र आपने अब देखा नहीं, एयर इंडिया बिक गया, देखा नहीं आपने, एयरपोर्ट बिक गया, सारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बिक जा रही है, रेलवे बिकने जा रहा है, प्लेटफार्म बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, सब तो बिकता जा रहा है। तो अब सब हो गया ना, अब हमारी ज़मीनों पर नज़र है। हमारी ज़मीनें अल्लाह की ज़मीनें हैं और वो ज़मीनें रहती दुनिया तक कभी बेची नहीं जा सकती, किसी के नाम नहीं हो सकती। अगर इंसाफ है तो अंबानी जी का जो बंगला है ना, वो भी एक यतीम खाने की ज़मीन पर है और ये प्रूव हो गया कि यतीम खाने की ज़मीन पर है। ये वक्फ की ज़मीन थी, ये किसी को दी नहीं जा सकती। हाँ, किराए पर दी जा सकती है, लीज पे दी जा सकती है। मेरी सरकार से मांग है कि तुरंत उसको लीजी बनाया जाए वक्फ बोर्ड का। समझा आपने? ये हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने का वो है। और जो बहुत अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि 400 पार वाले 240 पे आ गए और पहला बिल फेल हो गया। ये बताइए, ये जो बहुत सारी जगहों पर ख़ास तौर से हिमाचल के अंदर, और हिमाचल से वो चीज़ बाहर भी निकल गई, अलग अलग मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट का ये था कि 1 अक्टूबर तक आप कहीं बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं करेंगे, उस वक्त गुजरात के अंदर कई सौ साल पुरानी दरगाह और मस्जिद और कब्रिस्तान को नेस्त नाबूद कर दिया गया। क्या ये एक माहौल बनाने की कोशिश है वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कराने की, ताकि आम लोगों के अंदर भी ये बात चली जाए कि ये ज़मीनों पर इन्होंने कब्जा कर रखा था, हुकूमत वापस लेगी? ये खुली मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। 1947 में जब मुसलमान यहाँ से जा रहा था, उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था, मुसलमानों मत जाओ, तुम्हारी दरगाहें, तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, तुमने यहीं गंगा में वज़ू करके नमाज़ पढ़ा है, तुम्हारे लाखों लोगों की कब्रिस्तान यहाँ पर है, मत जाओ, तुम्हें कोई यहाँ पर इमदाद नहीं, तुम्हारा हक़ तुमको दिया जाएगा, आप मस्जिद बनाइए, अज़ान कीजिए, नमाज़ पढ़िए। है, आज तक किसी मुसलमान ने किसी मंदिर को तोड़ा? आज तक किसी मुसलमान ने कहा मैं मंदिर में घुस के मारूंगा? मुसलमान कहता है कि आपका जब त्यौहार आएगा मैं आपको ठंडा पानी पिलाऊंगा, आप मुझे मारे जा रहे हो, आप मेरी मस्जिद तोड़ जा रहे हो। ये खुली नाइंसाफ़ी दुनिया देख रही है। मगर जो बांग्लादेश में हुआ, मुसलमानों की यहाँ की खामोशी वो थोड़ी सी अखरती है लोगों को कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही थी, यहाँ के मुसलमान मोटे तौर पर खामोश बैठे हुए थे। अरे भाई साहब, यहाँ रोज़ मार रहे हैं, रोज़ तोड़ रहे हैं, बांग्लादेश भाड़ में गया, मुझे क्या लेना है बांग्लादेश से? अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है वहाँ जाने वो जाने, लेकिन मेरे देश में माइनॉरिटी के साथ अरे कुछ मेरे ज्यादती देश हो रही है, उस पर तो बोलना भाई पड़ेगा साहब, ना। मैं बांग्लादेश के लोगों से सऊदी में मिला, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है। मेरा बिजनेस रिक्रूटमेंट का है, बहुत सारे बांग्लादेश के लोग दुबई में, सऊदी में रहते हैं, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा, लड़के लाठी लेकर खड़े हैं मंदिर के सामने कि अगर किसी मुसलमान ने हमारे हिंदू भाई को मारने की कोशिश किया ना, हम उसको मारेंगे। मुझे यहाँ दिखा दो ना कि किसी मस्जिद के पास ये लोग खड़े हैं लाठी लेकर बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे आपके लिए भी आते हैं, और अगर कहीं हिंदुओं पर ज्यादती होती है तो मुसलमान भी आते हैं हिंदुस्तान में। भाई साहब, हिंदुओं पर ज्यादा मुसलमान नहीं करता, झूठ है ये। हाँ, एक्शन के रिएक्शन करता है। कल हुआ मलाड में एक साधु बाबा आए वहाँ पर पूजा करने और कहते हैं मुसलमानों को मारो। एक औरत ने जाकर छंडा मार दी उनको। मारेगी ना, क्यों नहीं मारेगी? आप इस तरह बात करोगे क्या? गुस्सा उसको भी आ गया होगा, मार दी, उसका केस हो गया, बेचारे पर केस हो गया उनके ऊपर। तो आप शुरुआत करते हो ना, आप एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन कभी नहीं होगा। देखिए आप सुन लीजिए, एक आदमी मरता भी होगा ना, सांस आती जाती होगी, थोड़ा सा बदन में खून होगा ना, मारेंगे ना, बदन थर्राएगी, वो रिएक्शन है। और जान होगी ना तो जवाब दे देगा। ये कहा था मोदी जी ने जब गुजरात में ट्रेन का हादसा हुआ था कि ये जो वहाँ पे जो ट्रेन जली ना, गुजरात का दंगा उसका रिएक्शन था, गुस्सा बाहर निकला था। तो आपका एक्शन का रिएक्शन हो सकता है। अभी मोदी जी ने एक बात कही है कि कांग्रेस के लिए वो बात कही खासतौर से कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं को बिरादरी के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है, मगर मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारी बिरादरियां हैं, उसका जिक्र कभी क्यों नहीं करती? अब वो कांग्रेस की तरफ इशारा करते हैं तो जाहिर तौर पर इंडिया ब्लॉक की तरफ भी इशारा है, इंडिया ब्लॉक की तरफ इशारा है तो जाहिर तौर पर समाजवादी की तरफ भी इशारा है। बेचारे परेशान हैं कि अब सब इकट्ठा हो रहे हैं तो उनको कोई ना कोई चीज़ निकालो तो कह रहे थे ना, देखो भाइयों, अगर कांग्रेस चुन कर आई ना तो तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बक्से में एक्सरे लगा कर सामान निकाल के मुसलमानों को बांट दोगी। ये दुनिया में होता है क्या? आपकी भैंस बांट दी जाएगी, ये कहीं होता है क्या? इस तरह की बातें
इतना बड़ा आदमी नहीं करता है, इनसे उम्मीद ये नहीं होती है। अब क्या हैरान और परेशान है जनता हमारी देश की बेचारी जो है ना, जज्बाती है। उनको राशन दे देते हैं 5 किलो तो समझते हैं हमको वोट मिल जाएगा। अरे भाई, देश की हालत इकनॉमिक ख़राब है, आप उसकी बात कीजिए ना, उसकी बात तो करते नहीं आप ये सब बातें करते हैं, बटोगे तो कटोगे। अरे ये कहो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही है इस देश की सिपाही, हम सबको आखिरी आदमी की आंखों में रोशनी आएगी, चमक आएगी, सबको रोज़ी रोटी देंगे, ये बात ही नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल ये कि अबू आसिम आज़मी साहब इस सूबे की आवाम को क्या पैगाम देंगे, और जो कांग्रेस है, ख़ास तौर से कांग्रेस, उसको क्या नसीहत देंगे, सियासी नसीहत? मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा इंडिया अलायंस, कांग्रेस से कहना चाहता हूँ, और ये हमारा जो यहाँ का महाविकास आघाड़ी कहना चाहता हूँ कि देखिए, सीटों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, 2, 5, 10 सीटें आगे या पीछे करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और महाविकास आघाड़ी को आगे बढ़ाइए। नहीं तो फिर ये होगा कि सरकार दूसरी आएगी तो फिर हाथ मलते रहोगे, फिर हाय लग जाएगी, मतलब जो है क्या नाम है, अखिलेश यादव की हाय लग जाएगी। क्या होगा? अब पछताए होत क्या भैया, अब चिड़िया चुग गई खेत। वो चिड़िया के खेत चुगने के पहले ही आप ये करिए, हम तैयार हैं, हमें कोई ज़िद नहीं है, लेकिन हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को इस देश में रखना है, हमें गांधी जी की आत्मा को शांति देना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो लड़ाई थी उसको हमें ख़त्म नहीं करना है। ये करिए, सब लोग मिल कर रहिए। महाराष्ट्र के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मंदिर में घंटी बजे, आप जो है आप गणपति मनाइए, हम ईद बकरीद मनाएं, हम सब भाई भाई की तरह से एक ही गीत गाएं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मगर एक बात है, बुलबुल गायब हो गया, कैसे लाया जाएगा? बागीचे में गुलबुल है ही नहीं। अब क्या मुश्किल है भाई। अरे भाई, महाराष्ट्र की जनता से कहना चाहता हूँ, बुलबुल नहीं है, अब उल्लू आ गया उसकी जगह पे। अगर आप इकबाल साहब होते तो लिखते कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।